हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। हम इस वीडियो में जेटेट 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो लास्ट में जेटेट हुआ था 2016 में, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। यह क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन पेपर 2 का क्वेश्चंस है। अगर आपने बीए करके बीएड किए हुए हैं या फिर डीएलएड प्लस बीए किए हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछले टेट में पूछे गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए इस टेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर नजर बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ प्राप्त किया है। सबसे पहले जो है इतिहासकार उसने कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ उन्हें मिले थे, कहाँ से उसने प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी में सबसे पहले मिला था। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी या फिर जेसीईआरटी बुक को, तो चावल को लेकर के जो सबसे प्राचीनतम संकेत जो मिले थे वो गारो पर्वत पे भी हमको देखने को मिला था, नर्मदा घाटी में मिला था। गारो पर्वत में क्यों, आप याद रखिए, सबसे ज्यादा जो है बारिश कहाँ पर होता है? मौसिनराम कहाँ पर है? मेघालय वाला क्षेत्र। कौन से पहाड़ी पर है? गारो खासी जयंतिया वाला पहाड़ी पर है। तो जहां पर ज्यादा पानी मिलेगा और धान को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो धान के लिए अगर पूछा जाए सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था सबसे खेती का, तो आप याद रखेंगे मेघालय का जो है गारो पर्वत। लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंधु घाटी हो जाएगा। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या मिला था? तो सिंधु घाटी में सबसे पहले मिला था हमें गेहूं और जौ। सबसे पहले जौ मिला था, उसके बाद गेहूं के साक्ष्य हमें मिले थे। यह भी हमें पता चला था कि यहाँ पर सिंचाई सिंचाई की भी व्यवस्था हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं। नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी और संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न था? क्या बोला गया है? नवपाषाण युग मतलब न्यूलिथिक एज में जो है कृषक जो खेती करने वाले लोग हैं या फिर जानवर पालने वाले लोग का जीवन जो है कैसा चलता था, शिकार से या संग्राहक के रूप में, उसके बारे में हम लोग को देखना है। ऑप्शन ये है, कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे। बिल्कुल सही है। कृषि करने के लिए सोचिए, सबसे पहले लोग कैसे एक जगह बसना शुरू किया होगा। सबसे पहले तो लोग शिकार करके जीवन यापन चलाते थे, लेकिन फिर एक जगह बसने की शुरुआत कब हुई? जब लोगों ने कृषि करना सीख लिया। जब कृषि करना सीख लिया तो मान लीजिए धान का खेती करना है, तो धान का खेती करने के लिए एक ही जगह पर उसको कम से कम 3 मंथ तक रुकना है। उसी तरह अगर गेहूं का खेती करना अगर सीख लिया, तब भी इसमें भी जो है सो 2 मंथ तक कम से कम जो है एक जगह पर उसको रुकना पड़ेगा। इससे क्या हुआ? एक जगह पर बसने का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है, कृषक एवं गोपालक अपनी जरूरत से अधिक फसल उपजाते थे। बिल्कुल सही है। जरूरत से अधिक फसल इसलिए उपजाना पड़ता था क्योंकि उस समय जो है स्टोर करने के लिए लोग सीख चुके थे, लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, खेती करने लगे थे। इसके अलावा उसने क्या किया? एक्स्ट्रा फूड स्टोर करना भी शुरुआत किया। यानी सभी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। आप याद रखेंगे नियोलिथिक एज जो है, इसको इंग्लिश में नवपाषाण काल जो हिंदी में बोला जाता है, नियो नियोलिथिक को हम क्या बोल सकते हैं? न्यू लाइफ भी बोल सकते हैं। सोचिए, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग बसना शुरू किया, खेती करना सीख लिया और एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर करने लगे। सोचिए, अगर बरसात बहुत हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गया, खेती नहीं, फसल नहीं हो रहे हैं, तूफान आ गया, तो क्या होगा? जो स्टोर किया हुआ जो है खाना, उसको हम बाद में खा सकते हैं। इसीलिए इसको न्यू लाइफ के रूप में हम जानते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं? 3 नंबर का है। तो सबसे ज्यादा जो पाया गया था वो गुजरात में पाया गया था। कौन कौन से स्थल थे यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लोथल था, लोथल, उसके बाद धोलावीरा जो बहुत बड़ा स्थल था, यहाँ पे गुजरात में देखने को मिला था। अब याद रखेंगे, यहीं पर जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है आप बंदरगाह बोल सकते हैं, जो यहीं पर मिला था। जैसे इराक और ईरान से जो है सो सामान मंगाया जाता था। ठीक है,
फोर्थ नंबर है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? सबसे पहले याद रखेंगे, सम्राट अशोक के पिताजी का नाम जो है वो बिंदुसार था। बिंदुसार जिसमें राजा थे, उसमें सबसे पहले अशोक को गवर्नर बनाया गया था कुछ क्षेत्रों का। तो कहाँ का नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सबसे पहले उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये नंबर सही होगा। और उसके बाद वह सम्राट बने थे। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे, जो उज्जैन और तक्षशिला दोनों जगह पर जो विद्रोही जो थे, उसके द्वारा बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिसको क्या किया गया था? गवर्नर अशोक के द्वारा ही शांत किया गया था। तो बिंदुसार ने भी देखा कि अशोक के अंदर जो है क्षमता है शासन चलाने का। बाद में जो है सो अशोक के द्वारा अपने भाइयों को खत्म करना और फिर गद्दी पर बैठना, ये जो है बाद में आप पढ़ेंगे, इसको यहाँ चर्चा करना सही नहीं समझते हम। अगला है फोर्थ नंबर का, दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठा कौन था? यानी बनाने वाला कौन था जो सीरी का किला था? तो इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो अलादीन खिलजी को जाता है। ठीक है। इसलिए इसने बनाया था ताकि मंगोलों का जो आक्रमण होने वाला था उससे जो है दिल्ली को सुरक्षा दे सके, उसके लिए इसने सिल्ली का किला बनाया था। ठीक। अगला है, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के प्रधान मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? क्या नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम था मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है। और यह मीर बख्शी का क्या काम करता था? तो यह सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़ों को दागने का काम किया जा करता था, यानी चिन्ह देने का काम जो है ये मीर बख्शी किया करता था। मीर बख्शी ही जो है सेना प्रमुख भी था, याद रखेंगे, सेना प्रमुख था। और यह सैनिक भर्ती में जो है वेतन के बारे में भी जानकारी रखता था अपने पास। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक विभाग का प्रवर्तन किया? सबसे पहले जो है डाक विभाग किसने लाया था? तो आज इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है डाक विभाग सबसे पहले यहाँ पर शुरू किया गया था, इसी के समय। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय यह शुरुआत किया गया था। एक चीज और याद रखेंगे, डलहौजी के समय में ही 1853 में सबसे पहले भारत में पैसेंजर ट्रेन शुरू हुआ था। क्या था? पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बेगार का क्या अर्थ है? बेगार का अर्थ होता है जबरदस्ती मजदूरी करवाना, यानी बिना खाना दिए, बिना बेगारी दिए जो है काम करवाना बेगार कहलाता है, जिसे अब जो है हमारे संविधान में प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखेंगे इसके। ठीक है। अब हमारे संविधान में यह मायने नहीं है, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या? बेकारी सिस्टम, यानी जबरदस्ती मजदूरी वाला। निम्न में से किस इतिहासवेता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? किसने सबसे पहले कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सावरकर जी। बीडी सावरकर जी ने सबसे पहले कहा था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस की लड़ाई बोला गया था। इसने अपने किताब के द्वारा बोला था, जो किताब इसने लिखा था उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी राजा राम मोहन राय ने यह कथन कभी नहीं बोला है। तो कौन सा कथन नहीं उसने बोला था? तो याद रखेंगे, इसने यह कभी नहीं बोला था कि हिंदू धर्म जो है वह ईसाई और इस्लाम से बेहतर है। ऐसा इसने कभी नहीं बोला था।
तो क्या क्या इसने किया था? तो इसने राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना, इसके अलावा धार्मिक सुधार में भी काम किया था इसने, ठीक है, लेकिन ये इसने कभी नहीं बोला था। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा कदम कौन सा अधिनियम था? कौन सा अधिनियम के द्वारा सबसे पहले शिक्षा पर उठाए गए कदम हमको मिलते हैं इसके बारे में? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा ही सबसे पहले जो है शिक्षा पर आधारित जो कदम उठाए गए, अधिनियम जो पारित किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, यह था। इसमें इसने क्या किया था? इसमें इसने पूरे ईयर्स में 1 लाख रुपये जो है बांट दिया गया था, बजट तैयार किया था कि शिक्षा पर की इंडिया में जो है शिक्षा के लिए हम 1 लाख रुपये का बजट तय करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रगालक था? तो अगरिया जो है पारंपरिक रूप से लोहा प्रगालक था, ठीक है, मध्य भारत की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने वाला था, कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो है इसने शुरुआत किया था फूट डालो और राज करो, यानी हिंदू मुस्लिम में जो है एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ और यहाँ पर शासन करो। तो इसने कब यह शुरुआत किया था? तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा इसने दिया था। फूट डालो राज करो को ही जो है रणनीति मानते हुए इसने ऐसा किया था। 14 है, निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर है अबुल कलाम आजाद के द्वारा ऐसा किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जिस समय अबुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, उसी समय जो है वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो चुका था, वर्ल्ड वार 2 जो है स्टार्ट हुआ, जिसके कारण जो है ये जो है कांग्रेस का सम्मेलन वो हो नहीं पाया, जिसके कारण लगातार 6 सालों तक बने रह गए। 15 नंबर का है, कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था? तो सबसे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को पुकारा गया था। और यह कब पुकारा, कहां से पुकारा गया था? तो सिंगापुर से जो है, सिंगापुर में जो है एक रेडियो संदेश जो है गांधी जी को, मतलब रेडियो संदेश दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, उसी समय जो है गांधी जी को उसने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और पुकारा था। 16 नंबर, किस भारतीय नेता ने देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल होने के लिए वायदा किया था? तो क्या है, किस भारतीय नेता ने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही सभी जो है देशी रियासतें थी उसको भारत संघ में शामिल करने के लिए सभी को वायदा किया गया था, ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे आते हैं 17 है किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसे हम बिना महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल जो हैं उसको हम बिना किसी महाभियोग के द्वारा भी हटा सकते हैं। क्या किया जाएगा? जो उसमें राष्ट्रपति है वह राज्यपाल के नाम से एक लेटर जारी करेगा और राज्यपाल सीधा जो है हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया एक पद है, प्रसाद प्रयत पद के नाम से इसको जानते हैं, दिया हुआ पद है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है, किसका प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्र का प्रमुख है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो ये आचार्य विनोबा भावे थे। इसी के नाम पर जो है हजारीबाग में VBU यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बनाया गया है। नेक्स्ट है 21 नंबर, चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था?
चेरो शासकों ने झारखंड के पलामू जो है जिला, वहां पर इसने राज किया था। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो 2016 का जो टेट था उसमें जीएसटी पूरी ताजा थे यानी करंट अफेयर्स के रूप में, इसलिए इसको क्वेश्चन में शामिल कर दिया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड़ का निर्माण करती है? क्रोड़ का निर्माण हम लोग जानते हैं, अर्थ जो है 3 लेयर से बना हुआ है। फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी, सेकेंड को मेंटल और थर्ड को क्या बोलते हैं? क्रोड़। तो यहाँ पूछा गया क्या क्रोड़ किससे बना है? तो क्रोड़ लोहा और निकल से बना है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कहां सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर रहता है? तो किस जगह पर? तो ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है सूरज का किरण जो है सीधा पड़ता है, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी भी देखने को मिलेगा आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा आपको जंगल वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने के कारण ज्यादा बारिश भी होती है, इसी कारण ज्यादा पेड़ पौधे जंगल जो है पनपते जाते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का, भूकंप होता है क्योंकि, क्यों होता है भूकंप? पूछा गया है क्योंकि लियोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती है जो भूपृष्ठ को कंपायन करती है, कंपन करवा देती है। जैसा कि हम ये, चलिए डी नंबर का इसका सही हो जाएगा। इसको आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं JCERT का जो सारा क्लास है जो बुक स्कूल में चल रहा है उसका मैंने वीडियो डिटेल से लाइन बाय लाइन पढ़ाते हुए अपलोड किया है, जहां पर मैंने इस भूकंप के बारे में, चक्रवात के बारे में, साइक्लोन जो है उसको पूरे डिटेल से हमने समझाने का प्रयास किया है, जहां देख करके आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर, एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो एशिया और यूरोप को अलग करती है वो ओराल पर्वत है। कौन सा? उराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है 27 नंबर, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति है। अगर ट्रक का जो टायर है वो खराब हो गया है तो आप क्या करेंगे? उसको कैसे उसको खत्म करेंगे? क्या उसको जला दें? तो जलाने के बाद बहुत सारे गैस ऐसे निकलेंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। जो लगातार अगर जलाते रहेंगे तो जो है क्या होगा? नुकसान करेगा हम लोग को, स्वास्थ्य को भी और हमारे पर्यावरण को भी। तो क्या तरीका है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं? इसको पूरा जो है नष्ट करके नया बना सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल के मैदान के पृष्ठ पर उन्हें पुनः चक्रित करना, यह इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है? नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम पूछा गया, जो नहीं है यहाँ पूछा गया है, नहीं बल्कि नहीं है पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन का अवक्षयन। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन का अवक्षयन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ओजोन परत का नुकसान मुख्य रूप से जो है CFC के द्वारा होता है। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट है 29 नंबर का, वायुमंडल में कौन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण है? किसके द्वारा जो है यहाँ पर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है, सिंपल शब्द में समझिए, अगर वायुमंडल में CO2 गैस अगर बढ़ जाएगा तो हमारे अर्थ पर क्या इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, यह पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा पृथ्वी में तापक्रम में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण सिंपल सा है, देखिए यह हमारा अर्थ है, ऊपर से जो भी सन का लाइट से आ रहा है, लाइट के साथ वह हीट लेकर के अर्थ पे आ रहा है। दिन भर में जो है यहाँ पर अर्थ को हीट करता है सन के लाइट, और रात में यह पूरी तरह से फिर से क्या हो रहा है, बाहर होकर के वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन CO2 गैस जो है वह क्या करता है, ये हीट को ट्रैप करके जो है अर्थ में फंसाने का काम करता है। लेकिन अर्थ पर अभी जितना CO2 है जिसके कारण हमें भी नुकसान नहीं हो पाता, लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ गई तो ये जो हीट को ट्रैप करने का जो परंपरा है वो ज्यादा बढ़ेगा, जिस कारण ग्लेशियर जो है पिघलेंगे, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हम लोग को देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है 30 नंबर का, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वरक क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि बाढ़ प्रभावित जो उर्वरक भूमि है वह क्या होता है, उर्वरक क्यों होती है? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बाढ़ कीचड़ ले आती है जो पोषक समृद्ध होती है। समझ रहे हैं? जो कीचड़ पोषक से भरपूर है उसको अपने साथ जो है बाढ़ लेकर के आता है और जो समतल भूमि वहां पर जो दिख रहा है वहां पर फैला देता है। और जब उसके ऊपर हम कोई बीज रोपते हैं तो जल्दी से उसका जो पोषक तत्व है उसके कारण इसका विकास जल्दी हो पाता है। आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम गांव पाए जाते हैं, यह पूछा गया। तो गांव सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? अत्यधिक विरल जो है रूप में, विरल मतलब क्या होता है ना, बहुत कम मात्रा में, सघन मतलब होता है अधिक मात्रा में। तो विरल रूप से कहाँ पे गांव पाए जाएंगे? तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत में, देखिए पूर्वोत्तर भारत क्या है, पहाड़ी पर बसा हुआ है। मणिपुर मेघालय जो असम वाला क्षेत्र है तो वहां पर जो है पहाड़ी पर बसे होने के कारण जो है बस्तियां छोटी छोटी है और बिखरा हुआ है, जंगल भी ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा। गंगा का समतल क्षेत्र जहां पर उत्तर बिहार और झारखंड बसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल का भी कुछ एरिया बसा हुआ है, तो यहाँ पर तो सघन क्षेत्र है, सघन गांव देखेंगे आपको, बहुत ज्यादा आबादी है। मालाबार क्षेत्र कौन सा हो गया? मालाबार क्षेत्र जो केरल वाला एरिया है, गोवा से लेकर के वो वाला क्षेत्र, वहां तो बहुत सारे आबादी देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज झारखंड में नहीं पाया जाता? कौन सा खनिज है जो झारखंड में नहीं पाया जाता? तो सोना जो है झारखंड में नहीं पाया जाता है। देखिए सोना मिलता है, साल भर में 300 केजी जो है सोना झारखंड में मिलता है, लेकिन ये तांबा के साथ मिलता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे इसका कोई जो है क्या बोल सकते हैं कि कहीं से कोड़ करके जो है खोदते रहने से वहां सोना मिल जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा का है, जंगल वाला एरिया है लोहरदगा जो है, वहां पे कम जनसंख्या है, छोटा जिला भी है। जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होता है? कहाँ पे? जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर में जो जल मिलता है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के द्वारा मिलता है। किससे? खरकई की नदी के द्वारा इसको जल मिलता है। अगला है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ जिला जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। झारखंड में प्रति वर्ष किसी की मतलब प्रति वर्ग किमी जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति जो है, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या इसका है। मतलब अगर हम एक एरिया समझे, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा अगर हम एरिया लें तो इतना क्षेत्र में जो है झारखंड में 414 लोग बसते हैं, यही है घनत्व। ठीक है, अगला है, मिश्रित कृषि से आशय है। मिश्रित कृषि से क्या आशय होगा? मिश्रित कृषि के साथ मतलब यह हो गया कि आप सिर्फ एक ही तरह का खेती नहीं कर रहे, सिर्फ गेहूं नहीं उपजा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ चावल ही नहीं उपजा रहे हैं। तो मिश्रित खेती में आप चावल के साथ साथ जो है चावल के अगल बगल में जो है वहां पे घास बन रहा है, तो घास को खिलाने के लिए आप क्या कर लिए? बकरी भी पाल लिए, गाय भी पाल लिए। तो गाय पालना भी एक तरह का कृषि होता है, मुर्गा पालना भी एक तरह का कृषि होता है। अगर झारखंड सरकार का माने, झारखंड सरकार का क्या माने, मतलब झारखंड सरकार भी मानता है कि सुअर पालना भी क्या होता है, कृषि के अंदर आता ही है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, खाद्य और चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुपालन करना जो है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फसलों के निम्न समूहों में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? रबी मौसम के दौरान उगाया जाने वाला फसल कौन, यानी ठंडा दिनों में उगाया जाने वाला फसल कौन है? हम झारखंड के लोग हैं, हम सबको पता होता है कि हम गेहूं, जौ और चना ये हम कब उपजाते हैं? ये हम ठंडा दिन में उपजाते हैं। गेहूं के लिए जो है तापमान कितना चाहिए? तो गेहूं के लिए तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी कम ही चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा पानी का भी जरूरत नहीं होता है। और गेहूं के साथ साथ हम लोग चना भी रोप देते हैं। क्यों? क्योंकि चना के जड़ में जो है बहुत ज्यादा पोषक तत्व होता है जो गेहूं को फायदा पहुंचाता है।
इसलिए ये नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेकता में एकता की बात भारत में किसने प्रवर्तित किया था? अनेकता में एकता की बात जो है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है, प्रवर्तित किया गया था। लेकिन यह विचार तो सुनने में नहीं आता है, कब दिया गया था? तो इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था, पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें अनेकता में एकता की बात कही थी। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? कौन सा सरकार का कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, रिश्तेदारों के बीच संपत्ति विवाद का निपटारा करना जो है सरकार का काम नहीं है। अगर झगड़ा करने लगते हैं तो आप जो झगड़ा खत्म करने के लिए जो है कोर्ट जा सकते हैं आपसी विवाद में, लेकिन जो है इसको सुलझाने का काम सरकार का नहीं होता है कि सरकार आए और बैठ करके आपका ये झगड़ा सुलझा दे। अगर यह काम करने लगे तो सरकार तो साल भर झगड़ा सुलझाते ही रह जाएंगे। निजी विवाद जो है न्यायपालिका का विषय होता है, समझ रहे हैं? देखिए, निजी विवाद जो होता है वो किसका काम है? न्यायपालिका का, यानी कोर्ट कचहरी का काम होता है। जबकि सरकार क्या है? सरकार है कार्यपालिका, यानी कार्यकारी काम इसका होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा मानवीय और राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह लीगल राइट है। ठीक है, लीगल राइट है, एक मिनट, राइट है। नेक्स्ट है 42, कानून के ऊपर यानी रूल ऑफ लॉ पद का क्या तात्पर्य है? रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य क्या होगा? तो सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, यही होता है। ठीक है, तो आने डी सही हो जाएगा। 42 नंबर पर आते हैं, स्वर्ण रेशा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया गया है? तो यह क्वेश्चन जो है आपका 6 क्लास के जियोग्राफी से लिया गया है। अगर आपको देखना है तो आप जाकर के इसी चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने जेसीईआरटी का जो है जेसीईआरटी के बुक को पूरा डिटेल से पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन। उसमें मैंने जो स्वर्ण रेखा है उसको, स्वर्ण रेखा है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। जूट को क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को। नेक्स्ट पर आते हैं 44, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा पंचायतों को हम संवैधानिक दर्जा दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बोला आंसर। देखिए, 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसमें हमने क्या किया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। और हमने क्या किया? त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया भारत में। कौन सा व्यवस्था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। डन है। नेक्स्ट है, बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है। बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त मौसम तो यह है भूमध्य सागरीय जो होता है वह सही है इसका, जिसमें खट्टे फल जो है अंगूर और नींबू के लिए सबसे अच्छा रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो केरल जो है मध्याह्न भोजन लागू करने वाला प्रथम राज्य था। सॉरी, केरल नहीं, तमिलनाडु, याद रखेंगे, तमिलनाडु था। तमिलनाडु जो है सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 47 का, संविधान द्वारा प्रतिभूत समानता को सरकार किन दो तरीकों से क्रियान्वित कर सकती है?
तो कानून और योजना बनाकर कर सकता है, यही ना है। तो कानून और योजना बना, कौन सा सही है? देखिए, कानून बनाकर और योजना क्रियान्वित करके जो है सही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य की द्विसदनीय विधायिका नहीं है? द्विसदनीय विधायिका नहीं है कौन सा राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है, सी नंबर सही है। ठीक, नेक्स्ट है 49 क्वेश्चंस। देखिए, मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? मानव पूंजी में निवेश का अर्थ सभी को सही शिक्षा देना है, सही है। सभी को सही मेडिकल देखभाल देना, यह भी सही है। दक्षता प्रशिक्षण देना, यह भी सही है। मतलब स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही देश की उत्पादकता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो हम अगर ये सारी चीजें किसी मानव को दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? यह एक तरह का हमारा निवेश है, ताकि इससे हम बाद में क्या करें? प्रॉफिट कमा सकें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। सही शिक्षा देना, मेडिकल देखभाल करना और प्रशिक्षण देना, यह सारा जो है हमारा क्या हो जाएगा? मानव पूंजी में निवेश होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन, मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? कौन सा स्तर जो है किसी राज्य के लिए संभव है, इसको देखना है। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, यही सही होगा। ये नंबर सही हो जाएगा इसका। मंत्रियों के किन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। यहाँ राज्य मतलब क्या हो रहा है ना, अब देश भी ले सकते हैं। सही है इसमें। आइए 51, निम्न में से कौन से राज्य कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? कृषि विकास दर की सहायता से पूछा गया है, यानी वह राज्य जिसने कृषि पर ज्यादा जोर दिया, कृषि उसका बढ़ा, तो उसके द्वारा क्या हुआ? गरीबी धीरे धीरे हटने लगे। वह कौन सा राज्य था? तो पंजाब और हरियाणा। इसने क्या किया? हरित क्रांति के समय कृषि पर ज्यादा जोर दिया और वहां जो है गरीबी, लगभग गरीबी को इसने मिटाने का काम किया। ठीक है, हरित क्रांति के समय सबसे ज्यादा जो है लाभ इन्हीं राज्यों को मिला भी था। क्यों? क्योंकि पंजाब जो है 5 नदियों के किनारे बसा हुआ है, हरियाणा भी इसी तरह से जो नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसके कारण ऐसा लाभ मिला था। 52 में औसत आय है। औसत आय किसको बोलेंगे? तो औसत आय हम बोलते हैं कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या, जितना जो है इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। यानी पूरा देश जितना इनकम कर रहा है, पूरा देश जितना इनकम कर रहा है, उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या कहा जाएगा? इसको हम औसत आय बोलते हैं। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण जो है क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड आपको मिला हुआ है तो इससे आप शॉपिंग कर सकते हैं बिना कोई पैसा दिए हुए, सिर्फ आप कार्ड को दिखाना है, तो यह प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण हो गया। बाकी चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे जो है क्या है? प्लास्टिक के नहीं बने होते हैं, कागज के भी बने होते हैं। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। इसमें जो है आपको क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड भी होता है, डेबिट कार्ड भी शामिल होता है, उसके द्वारा स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है 58 54 का, झारखंड में कितना कृषि क्षेत्र झारखंड में कितना भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा भी गया है 38 लाख हेक्टेयर जो है झारखंड में कृषि क्षेत्र जैसा है, जो कृषि मतलब भूमि ऐसा है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे झारखंड का अधिकांश जो है खेती व वर्षा पर आधारित होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है, किसके ऊपर केंद्रित है? बच्चों पर, स्कूल पर और प्राचार्य पर। कौन सा सही हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे बच्चों पर। जो भी हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं वो बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप कब सफल होगा? कक्षा के बाहर
सीखने का क्रियाकलाप कब सफल होगा? जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का हिस्सा हो, ठीक है? जब वे कक्षा क्रियाकलापों से नजदीकी संबंध रखे, बिल्कुल यह भी सही है। क्रियाकलापों का मूल्यमापन, यह भी सही है। यानी कौन सा? इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा। मतलब बाहरी अनुभव जो है बच्चों में क्या करता है? व्यवहारिक ज्ञान देता है, यही इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट पर आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक लक्षण है? केस स्टडी पद्धति का एक लक्षण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में बिना निष्कर्ष के कहानी प्रस्तुत करना, इसका सही हो जाएगा। इसमें बच्चा को क्या करना है? खुद सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता जो है बढ़ाती है। अब बिना निष्कर्ष का कहानी जो है बच्चों के सामने सुना दीजिए, बच्चा सोचता रहेगा, इससे क्या होगा? उसका माइंड का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है 59 का, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम में कौन सी गतिविधि नहीं आती है? यानी लर्निंग इंक्वायरी में कौन सी गतिविधि नहीं आती है, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना। कौन सा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल है, इंक्वायरी लर्निंग यानी पूछताछ करने के बारे में बात हो रहा है। तो पूछताछ जो अधिगम तथ्यों और तर्कों पर आधारित होता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। ठीक, आगे 60 नंबर, विभिन्न विषयों में प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का क्या कारण है? प्रयोगशाला कार्य को जो है विभिन्न विषयों में क्या करते हैं हम लोग? अधिक महत्व भी नहीं देते हैं, जबकि महत्व देना चाहिए था। क्या कारण है इसमें? तो देखिए, प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण जो हम लोग प्रयोगशाला कार्य को महत्व नहीं दे पाते हैं। यानी संसाधनों की कमी और शिक्षा के प्रायोगिक पक्ष को कमजोर करता है, यानी जो भी हमारा संसाधन कमी के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो यही 60 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने डिटेल से समझाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप जेटर का बेहतर तैयारी कर पाएंगे। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।